नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में जो भी होने वाली है, 6 शिफ्टों में परीक्षा होने वाली है और परीक्षा बहुत ही नजदीक है। इसीलिए आज राजस्थान भूगोल की महा मैराथन में आप सबके सामने लेकर आया हूं, जिसमें जितने आपके 20 प्रश्न आएंगे, 20 में से 20 अंकों का मैटर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक इस वीडियो से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं, वो विद्यार्थी मैराथन को जरूर देख कर जाएं और दो दो तीन तीन बार देखें, जिससे कि आपके पूरे प्रश्न यहाँ से सही हों। अगर आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी रह रही है, तो आपका पूरा रिवीजन अंतिम समय पे हो सके और आप अच्छे प्रश्नों के साथ सफलता प्राप्त कर सकें, अच्छे अंकों के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं ज्यादा समय बिना गवाए, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है। सबसे पहले हम दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं कि राजस्थान के भूगोल का सिलेबस क्या है। सिलेबस के आधार पर ही एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे सिक्वेंसली। सबसे पहले तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का सिलेबस था। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का आपका सिलेबस था। एक मिनट। ये रहा। सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस था, इसमें पहला टॉपिक था स्थिति एवं विस्तार, फिर भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र एवं झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व और लिंगानुपात और साक्षरता, राजस्थान का परिवहन एवं राज्यमार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। तो दोस्तों, जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला टॉपिक हम लेंगे दोस्तों स्थिति एवं विस्तार। उससे पहले हम उत्पत्ति, जो कि बेसिक चीज है, वो हम देख लेते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। सबसे पहले जो पूरी पृथ्वी थी, पृथ्वी गोल थी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया था, जिसमें पूरी पृथ्वी गोल थी, जिसमें 29% भाग पर धरातल था, भूमि थी, जिसे जो एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, और बाकी का जो 71% भाग था, उसमें पूरे में पानी था, जो एक महासागर था, और उस महासागर का नाम था पेंथलासा महासागर। आगे जाके किसी भूसन्नति के कारण पेंजिया महाद्वीप दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसका उत्तरी भाग तो कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जिसका कहलाया गोंडवाना लैंड। भूसन्नति के कारण जो बीच में जल का जो भराव हुआ था इन दोनों के बीच में, उसका नाम दिया गया टेथिस सागर। आगे हम बात करेंगे दोस्तों पेंजिया महाद्वीप के बारे में। तो पेंजिया महाद्वीप अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार वृहद महाद्वीपीय भाग को पेंजिया कहते हैं। दोस्तों डिटेल है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब अपना बिना समय गवाए हम आगे वीडियो को देखेंगे। और अगर आपको अच्छे से डिटेल पढ़नी हो, तो इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें ये पीडीएफ आपको डाल देंगे, आप वहां से अच्छे से पीडीएफ पढ़ सकते हो। इसमें अधिकतर टॉपिक मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए हैं, हैंड रिटन है, और कुछ टॉपिक जो स्प्रिंग बोर्ड की कोचिंग है, स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है, उसके भी मैंने इसमें कुछ लिए हैं। तो एक बार वीडियो को आप जरूर देखना और पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों पेंजिया महाद्वीप के बारे में आपको बता दिया, पैंथल आसा के बारे में आपको मैंने बता दिया है। आगे हम देखेंगे टेथिस सागर। टेथिस सागर का मैं आपको बता चुका हूं, भूसन्नति था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित जो पानी का भराव हुआ था, उसे टेथिस सागर नाम दिया गया। अब राजस्थान का निर्माण किससे हुआ। दोस्तों जयपुर में आप सभी को पता होगा एक जीटी टावर, गौरव टावर जीटी है, ठीक है। उसके द्वारा राजस्थान का निर्माण हुआ था। जैसे कि हम देख सकते हैं G4 गोंडवाना लैंड और T4 टेथिस सागर, जिसमें गोंडवाना लैंड से दो हमारे भौतिक प्रदेश बने थे, एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और एक हाड़ौती का पठार, जिसमें अरावली प्राचीनतम है। ये बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, प्राचीनतम पर्वतमाला, ठीक है। प्राचीनतम पर्वतमाला बहुत बार पूछा है, इसको एक बार आप ध्यान रखिएगा। और तैतीस सागर से जो निर्माण हुआ था वो मरुस्थल और मैदान का हुआ था, जिसमें नवीनतम है मैदान। आगे हम देखते हैं दोस्तों, क्या ये उसी की डिटेल है। अरावली और हाड़ौती के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है अरावली और
हाड़ौती, जबकि मरुस्थल व मैदान उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। आगे हम बात करेंगे। ये अपना कवर हो गया है। हाँ, अगला हमारा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है, स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति एवं विस्तार की हम बात करेंगे। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति सबसे पहले हम देखेंगे। अक्षांशीय स्थिति देखो, डिटेल में अगर हम बताते हैं ना तो इसको बहुत अच्छे डीपली तरीके से बताते हैं कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये ऊपर इस साइड में हमारा राजस्थान है, तो पूरी डिटेल में हम बताते हैं कितनी रेखाओं की दूरी है, वो सब बताते हैं। लेकिन अभी बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है, इसलिए जल्दबाजी में जो मेन मेन टॉपिक है मुख्य रूप से उनको ही हम कवर करेंगे, जिससे कि आपका समय खराब भी नहीं हो और आपके ध्यान में भी चीज आ जाए, आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। और देशांतरीय स्थिति में देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ओवरऑल अगर देखी जाए राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गई, ये उत्तरी और पूर्वी। ठीक है, और भारत के अनुसार देखें तो उत्तर पश्चिम में, क्योंकि ये पूरा भारत है अपना और लगभग यहाँ है हमारा राजस्थान, तो किधर हो गया, उत्तर पश्चिम में। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है वो अब हम बता देते हैं आपको। अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंडा बांसवाड़ा है, दक्षिणतम बिंदु है। और उत्तरी जो बिंदु है वो है कोणागांव श्रीगंगानगर, जो कि उत्तरी बिंदु है, और इसके मध्य की दूरी है उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं अगला, इसके मध्य का विस्तार कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। और 23 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है, लगभग यहां से गुजरती है, जो कि राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 25 किलोमीटर बांसवाड़ा से है और 1 किलोमीटर डूंगरपुर से है। सबसे नजदीक इसका जो स्थान है वो बांसवाड़ा का कुशलगढ़ है। इसे उत्तरी ऐनांत कर्क रेखा या उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। ये देखिए 21 जून को दिन होता है 13 घंटे 27 मिनट का, जो कि सबसे लंबा दिन है, सबसे लंबा दिन। ठीक है, या फिर सबसे बड़ा दिन भी इसको बोल सकते हैं हम। ये कर्क रेखा गुजर रही है बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से, जिसमें टोटल 26 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर बांसवाड़ा से और 1 किलोमीटर डूंगरपुर से। कुशलगढ़ निकटतम शहर है। कर्क संक्रांति इसको कहते हैं 21 जून को, क्योंकि सूर्य 21 जून को बिल्कुल सीधा पड़ता है कर्क रेखा पर। ये 21 जून के बारे में आप देख सकते हैं, अच्छे से आगे डिटेल बता दी है मैंने। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जलवायु को प्रभावित करने वाली रेखाएं होती हैं। डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जब आपके पास समय होगा, वीडियो का जो सिलेबस करवाएंगे वीडियो वाले में। वीडियो का भी अभी आपको करवाने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू बैच हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी एमसीक्यू बैच हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस होंगे हर एक सब्जेक्ट के, और यही यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे वीडियो वाले विद्यार्थी हैं उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम बिल्कुल टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं, और हर एक टॉपिक के 100 से अधिक होंगे और कुछ टॉपिकों के 200 से अधिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एज इट इज परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है, जिसमें जो पश्चिमी बिंदु है वो कटरा है, जैसलमेर जिले में है, सम तहसील है और पश्चिमी बिंदु है। और इधर जो पूर्वी बिंदु है वो है शिलाना, शिलाना गांव है, जो कि धौलपुर में पड़ता है और पूर्वी बिंदु है, और इसकी पूरब से पश्चिम दूरी है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और इनका देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। अक्षांशीय तो कितना था, 7 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, मध्य गांव कौन सा है,
मध्यगांव वैसे तो साहब इसका लापोलाई है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार इसका जो मध्यगांव है वो है गगराना। दोनों ही गांव कौन से जिले में पड़ते हैं? नागौर में। अब हम बात करें उनको तो क्या कहा था हमने, तिथि रेखाएं। एक मिनट। हाँ, उनको तो हमने क्या कहा था, अक्षांशीय रेखाओं को तो जलवायु रेखाएं कहा था। अक्षांशीय रेखाएं तो कौन सी थी? जलवायु। और देशांतरीय रेखाओं को हम कहेंगे समय रेखा या तिथि रेखा, इनको हम कहेंगे। जिसमें 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं और 1 डिग्री 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड इसमें होते हैं। अगर कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि धौलपुर और जैसलमेर के बीच सूर्योदय का अंतर कितना रहता है, तो आपने अभी देखा था कितना अंतर था, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर था देशांतरीय। जिसमें 8 डिग्री मतलब कितने मिनट हुए, 8 चौके 32 मिनट। और 47 × 4 मतलब कितने सेकंड हुए, 188 सेकंड। ठीक है, तो 188 सेकंड का मतलब कितने मिनट हो गए, 3 मिनट और 8 सेकंड। 3 मिनट 8 सेकंड। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, 32 मिनट और 3 मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड का डिफरेंस होता है किसमें, पूर्वी और पश्चिमी जो हमारे छोर हैं राजस्थान के, उनके सूर्योदय और सूर्यास्त में। ठीक है, ये अंतर रहता है 35 मिनट 8 सेकंड का। अब हम बात करेंगे भारत के पूर्व व पश्चिम में समय का अंतर, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको दिया हुआ है कितना है, 117 डिग्री 12 मिनट का अंतर है। तो इसके अनुसार आप आराम से निकाल सकते हैं। राजस्थान का विस्तार स्थिति कंप्लीट हो गई। अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान का विस्तार, जिसमें क्षेत्रफल की बात करें वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 और वर्ग मील में 1,32,139। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है 1 नवंबर 2000 के बाद से। और देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 10.41%। कितना है, 10.41%। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले दोस्तों पुराने जिले के हिसाब से है, और पुराने जिले के हिसाब से ही एग्जाम में पूछता है और नहीं तो नहीं पूछता है। इसलिए इनको रटने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि नए जिले के हिसाब से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए, इसलिए इनको आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ये टॉपिक आप छोड़ सक ये जो हैं लगभग आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। और अगर आप बेसिकली देखना चाहें तो पीडीएफ से आप देख लेना, पीडीएफ आपको डाल देंगे। आज पता नहीं कैसे लोड होने में समय ले रही है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। प्रमुख क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है या दोगुना है, क्या है? देखो, जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग राजस्थान के बराबर है, जापान का लगभग बराबर है, दोनों जैसे शुरू हो रहे हैं दोनों लगभग बराबर है। ब्रिटेन का 2 गुना है, राजस्थान 2 गुना है ब्रिटेन के क्षेत्रफल से। श्रीलंका से 5 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल, और इसराइल से 17 गुना है। इसराइल सबसे बड़ा नाम है तो सबसे ज्यादा ही इसका अंतर है क्षेत्रफल का। अब हम बात करेंगे राजस्थान की आकृति की। तो आकृति इसकी रोम्बस के समान है, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है और पतंगाकार है। किसने बताई ये आकृति रोम्बस और विषमकोणीय चतुर्भुज के समान? टी.एच. हेंडले ने ये आकृति बताई थी। राजस्थान की सीमाओं की अगर हम बात करें, सीमाएं भी ये जो है ये आप देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा 4850 4850 किलोमीटर है, और टोटल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है। अब इसमें जो वैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कौन से, ये जो डिटेल दी हुई है इसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें फलौदी भी जुड़ गया है, अनूपगढ़ भी जुड़ गया है। इसलिए अभी आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जगह फलौदी है कुछ जगह नहीं है। तो ये सस्पेंस वाली जो चीजें इनको आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, अगर पढ़नी हो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको डाल देंगे। पाकिस्तान के कौन कौन से, इनको नहीं पूछता है इतना ज्यादा, इसलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और किसके नाम पर हुआ है? सर सिरिल के नाम पर। शुरुआत हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से और अंतिम बिंदु है इसका शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर।
अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल सीमा की कितनी है? 18%। ये एग्जैक्ट कितनी है? 18.07 किलोमीटर है लगभग। कितनी? 18.07%। 1070 किलोमीटर की कुल लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा की, और इनको आप अभी देख लेना पीडीएफ में। अब अंतरराज्यीय सीमा आप देख लीजिए एक बार। अंतरराज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, जिसमें पड़ोसी राज्य हैं 5। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर। पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। दोस्तों देखिए, हम अभी स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ज्यादा नजदीक है। समय क्या है? बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा स्पीड में है, वीडियो अच्छा है, लेकिन हमें कम स्पीड में देखना है, तो स्पीड आप इसको 0.75 की स्पीड पर भी आप देख सकते हैं, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। और अगर स्पीड किसी को कम लगती है तो आप 1.5 की स्पीड पर भी इसको देख सकते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ये अवरोही क्रम है। ठीक है, जो हमने बताया सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? एमपी, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर यूपी और फिर पंजाब के साथ। ठीक है, ये पड़ोसी राज्य हैं, इनको भी अभी याद करना कोई कंपलसरी नहीं है, ट्रिक्स के साथ लिखे हुए हैं। और नए जो पड़ोसी राज्य हैं जिनकी हमारे जिलों के साथ सीमा लग रही है, उसकी भी ट्रिक्स हम बनाकर यूट्यूब पे डाल देंगे, अगर आपको नए जिलों के अनुसार ये चाहिए तो। लोडिंग में आज टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार करेंगे इसका भी इलाज। ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं बाद में, क्योंकि ये भी लगभग उसी से संबंधित है, और छोटी छोटी चीजें हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाते हैं, और कोटा जो कि अविखंडित है, टूटा हुआ नहीं है, फिर भी 2 बार सीमा बना रहा है, जबकि चित्तौड़गढ़ विखंडित होने के बाद 2 बार सीमा बनाता है। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है, भीलवाड़ा। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की है, जबकि सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की है। ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, समय आपका खराब ना हो इसलिए। ठीक है, ये जो हमारे संभाग हैं, संभाग वाइज है ये सिस्टम, इनको भी आप देख सकते हैं। अजमेर दूसरा विखंडित जिला है, पहला विखंडित जिला चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, ये अपने संभाग हो गए। पाली संभाग मुख्य, 3 संभाग मुख्यालयों से सीमा बनाता है। वो सब चीज आप देख सकते हैं आराम से पीडीएफ में। ये एक आप देख सकते हैं सीमावर्ती जो मानगढ़ पहाड़ी पे जो सीमावर्ती विवाद चल रहा है, ये बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो राजस्थान और गुजरात के मध्य विवादित है, राजस्थान और गुजरात के मध्य। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति, जैसे जिन्हें कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि वागड़ प्रदेश। वागड़ दक्षिणी भाग है हमारे राजस्थान का, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये 3 जिले आते हैं। और यहाँ पे बोली बोली जाती है वो है वागड़ी। कौन सी? वागड़ी। अगला है बांगड़। बांगड़ अरावली के पश्चिम में, ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, और इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा है? बांगड़। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, और इसमें शामिल जिले पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू हैं। थली। थली किसे बोलते हैं? ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचे मरुस्थलीय क्षेत्र जो थली कहा जाता है। इसमें शामिल जिले बीकानेर, चूरू। इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं बहती है, आप अच्छे से आपने पढ़ा होगा, बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। थली। दूसरा नाम आ गया क्या? तल्ली। तल्ली क्या है? बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि, नीचे की भूमि तल्ली कहलाती है, मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है।
सॉरी। राठी, राठी क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा कौन कौन से जिलों में होती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी नस्ल कहते हैं, और एक राठी गाय है जो कि राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। अगला है राठ। राठ क्या है? अहिरवाट, अहिरवाट मतलब यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश अहिरवाट या राठ कहा जाता है। इसमें शामिल क्षेत्र हैं अलवर और कोटपुतली बहरौड़, जो कि जयपुर जिले में भी है। ठीक है, अगला है तोरावाटी। क्या है? तोरावाटी। तोरावाटी क्या है? तवर वंश के शासन के कारण कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में तवर वंश द्वारा शासित प्रदेश था। इसमें शामिल क्षेत्र सीकर झुंझुनू है। तोरावाटी और फिर शेखावाटी। शेखावत वंश के द्वारा शासित क्षेत्र क्या कहलाया? शेखावाटी, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू शामिल हैं। मरु, राजस्थान का के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को मरु या मरुस्थल कहा जाता है। इसमें शामिल क्षेत्र मुख्यतः जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आ जाएंगे। फिर है मेरू। मेरू अरावली को ही कहते हैं, अरावली पर्वतमाला को ही। अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कहा जाता है। फिर कहेंगे माल या हाड़ौती। यह एक पठारी क्षेत्र है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। इसमें शामिल क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। अगला है माल या हाड़ौती और दूसरा है मालव। इसमें शामिल क्षेत्र है प्रतापगढ़, झालावाड़, जहां मालवा पठार का विस्तार है। मालवा पठार वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? मालव। अगला है मत्स्य संघ। आपको सभी को अच्छे से पता होगा, एकीकरण का पहला चरण, जिसमें ABCD अलवर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर हैं। और ये नाम दिया था मत्स्य संघ KM मुंशी ने। कौन से मुंशी ने दिया था? KM मुंशी ने ये नाम दिया था, जिसका कब हुआ था? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। ठीक है, अगला है मत्स्य। तो इसमें है ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी? बैराट थी। ठीक है, अगला है भोराट। क्या है? भोराट। भोराट मतलब कुंभलगढ़ और गोगुंदा। ये उदयपुर की कुंभल गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? भोराट। अगला है भोमट। यह भी एक पहाड़ी है और पठारी क्षेत्र है, जो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है, भोमट। अगला है मेवात। मेव जाति जहां निवास करती है, मेव जाति के क्षेत्र को क्या कहेंगे? मेवात, जो कि अलवर, भरतपुर है। और मेवल, यह एक पहाड़ी है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। अगला है बीहड़। बीहड़ के तो क्या है? डकैत फेमस हैं। तो चंबल नदी के अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। यहाँ डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र कहलाता है, यह डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। बीड़, चारागाह भूमि को बीड़ कहते हैं। यह शेखावटी के झुंझुनू में स्थित है, बीड़। अगला है ब्रिजनगर। भरतपुर क्षेत्र को ब्रिजनगर कहा जाता है, यह यूपी से संलग्न है। और ब्रजनगर, झालरापाटन का प्राचीन नाम है ब्रजनगर। अगला है मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाड़ या सिवी जनपद, जो कि मेवाड़ का ही प्राचीन नाम है। आप सभी अच्छे से जानते हैं, सिसोदिया वंश के द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहते हैं, जिसमें शामिल क्षेत्र कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर। अगला है मारवाड़ी। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, मारवाड़ी बोली बोली जाती है, मारवाड़ कहा जाता है। और मुख्यतः जोधपुर संभाग इसमें शामिल है। मेरवाड़ा, अजमेर और आंशिक राजसमंद को मेरवाड़ा कहा जाता है। इसे एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान में मिलाया गया था। अब ये आप देख सकते हैं आराम से मैप के माध्यम से। ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला योध्या प्रदेश कहलाता है, ये शेखावाटी हो गया। इधर अलवर वाला कुरुक्षेत्र, राजधानी जिसकी इंद्रप्रस्थ थी। और भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला सूरसेन हो गया। और ढूंढाड़ हो गया, कौन सा? ये जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। इधर सवाई माधोपुर वाला डांग हो गया। और कोटा, बूंदी, कोटा बारा, झालावाड़ वाला क्या हो गया? हाड़ौती। इसके अलावा मेवाड़ हो गया है दक्षिणी क्षेत्र, और जिसे हम वागड़ कहते हैं। सिरोही हो गया चंद्रावली। और जालौर हो गया जावालीपुर, जावाली ऋषि के कारण। और बाड़मेर में हो गया मालानी,
जैसलमेर माड़, माड़गाई का कौन थी, अल्लाह जलाई बाई। ठीक है, बहुत अधिक फेमस रही है। इसके अलावा हम बात करें अजमेर की, अजमेर सपादलक्ष, ठीक है, सांबर जिसका प्राचीन नाम था, राजधानी थी चौहान वंश की। फिर हम बात करें नागौर, नागौर का प्राचीन नाम था अही छत्रपुर। क्या था, अही छत्रपुर, जो कि जांगल प्रदेश की राजधानी थी, और जांगल प्रदेश कहते हैं बीकानेर और आंशिक जोधपुर को। ठीक है, ये आपने देख लिया। और ये नीचे डिटेल दी हुई है, ये आप आराम से पढ़ लेना, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये आप आराम से पढ़ लेना एक बार। सूरसेन है, चंद्रावती, सिरोही और ये सब आप एक बार पीडीएफ देख लेना जल्दबाजी में। पीडीएफ एक बार पढ़ जरूर लेना लास्ट टाइम पे और एग्जाम से पहले, जिससे रिवीजन और हो जाए आपके। जो आप 20 क्वेश्चन की उम्मीद लगा के चल रहे हैं, 20 अंक आपके आ जाएंगे, तो 20 में से मैं विश्वास रखता हूं कि आपके आराम से, आप अगर इस पीडीएफ को, इस वीडियो को 3 से 4 बार अगर आप देखते हैं, तो यहाँ से 18 प्लस आप आराम से प्राप्त करेंगे। देखने को तो प्रश्न 20 के 20 मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 18 प्लस अंक आप आराम से इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया है दोस्तों, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों की हम बात करें तो उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊंचाई पर जो रहते हैं वो पर्वत हैं, फिर पठार हैं, फिर मैदान और मरुस्थल हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी, 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू के बजाय रेड। ठीक है, 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जिसमें मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, माल्या हाड़ौती मैदान। जिसमें क्षेत्रफल हम चारों का देखेंगे कि मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%, और मरुस्थल की जलवायु है 40, सॉरी जनसंख्या है 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की कुल जनसंख्या का। 12 जिले लगभग, इसको आप याद मत रखिए, भले ही इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर मिट्टी यहाँ की कैसी है, बलुई रेतीली इसकी मिट्टी है। बलुई रेतीली यहाँ की मिट्टी है, और जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क इसकी जलवायु है। हाँ, फिर अरावली की हम बात करें, अरावली पर्वतमाला की, तो इसका विस्तार है, इसका क्षेत्रफल है लगभग 9%। 10% जनसंख्या निवास करती है। मुख्यतः जिले छोड़िए पर्वतीय एवं वनीय मिट्टी है, उपाद्र जलवायु है। पूरी मैदान की बात करें, 23% इसका क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या निवास करती है। मतलब एक हिसाब से अगर हम देखें तो आबादी सर्वाधिक घनत्व यही है, मैक्सिमम घनत्व यही है पूरी मैदान में। ठीक है, मिट्टी यहाँ की जलोढ़ है, कछारी है। खादर बागर 2 प्रकार की है, जिसमें खादर तो है नई, और बागर है पुरानी मिट्टी, और आर्द्र यहाँ की जलवायु है। माल या हाड़ौती की बात करें, 6.89% क्षेत्रफल है, 11% यहाँ जनसंख्या निवास करती है, और कपासी मिट्टी है, काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टियां पाई जाती है। अति आर्द्र इसकी जलवायु है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या थार मरुस्थल की हम बात करें, मरुस्थल का निर्माण टर्सरी काल या प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। कब मरुस्थल का निर्माण कौन से काल में हुआ, टर्सरी या प्लेस्टोसीन काल में। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई इसकी 200 मीटर के आसपास लगभग है। मरुस्थल के ढाल की हम बात करें तो ढाल इसका कैसे है, क्योंकि लूनी नदी कैसे बहती है, ऊपर उत्तर पूरब से नीचे दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी नदी बहती है, तो इसका ढाल भी कब कैसे है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल राठी प्रदेश कहलाता है, और अर्धशुष्क मरुस्थल वागड़ प्रदेश कहलाता है। एक तो वागड़ है, अभी आपको बताया था, वागड़ कौन सा है, दक्षिण राजस्थान वाला, और वागड़ है अरावली के पश्चिम वाला। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क को 2 भागों में बांटती है। अभी आपको डिटेल बता दी है, बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, शुष्क मरुस्थल में दो चीजें होती हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त कितना है? 58.5%, जबकि बालू का स्तूप मुक्त है 41.5%। बालू का स्तूप मुक्त मतलब इसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि एक पथरीला मरुस्थल है, और पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा। विस्तार है इसका जैसलमेर में सर्वाधिक है, बाड़मेर और जोधपुर में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बालू का स्तूप एवं प्रकार। बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये आकृति दे रखी है इधर, और इन्हें हम क्या कहते हैं? बरखान इसको कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गतिशील होते हैं बरखान बालू का स्तूप। मरुस्थलीय, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान होता है बरखान का। और सर्वाधिक ये शेखावटी क्षेत्र में, और शेखावटी में भी, चूरू में, और चूरू में भी क्या हो गया? हम्म। और चूरू में भी कहाँ होते हैं ये? भालेरी, भालेरी नामक स्थान पर। ठीक है, अगला है समकोण बालू का स्तूप। समकोण बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मतलब यो समकोण पर जो रहते हैं, समकोण की आकृति में, जैसे ये जमीन है हमारी, धरातल है, और समकोण आकृति में जब मिट्टियां जमा हो जाती है तो वो कौन से हो गए? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। आज ये दिक्कत हो रही है, कैसे देखते हैं इसको। लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आज। ये देखिए, ठीक है, ये हो गए कौन से? अनुप्रस्थ वालों का स्तूप। अनुप्रस्थ कौन से? समकोण पर जो पाए जाते हैं, जोधपुर बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा समानांतर वालों का स्तूप में कौन से हैं? अनुदैर्ध्य वालों का स्तूप, जो कि जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला है तारानुमा वालों का स्तूप। और तारानुमा जो होते हैं वो स्टार जैसी आकृति बनाते हैं, तारानुमा वालों का स्तूप कहलाते हैं। डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेवखा स्तूप, जो कि झाड़ियों में पाए जाते हैं। आकलवुड फोसिल पार्क जैसलमेर में है। जुरासिक काल के वानस्पतिक अवशेष कहाँ? राष्ट्रीय मरुउद्यान में 18 करोड़ वर्ष पहले के हैं। अगला है तारानुमा बालू का स्तूप की डिटेल आप देख सकते हैं। तारे जैसी स्टाइल है, और तारा कौन कौन से जिले में? जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में। अगला है पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान के विपरीत है। और बाल, पैराबोलिक, बाल मतलब महिलाओं की हेयर पिन, बालों में क्या लगाती हैं महिलाएं? हेयर पिन के समान। राजस्थान में बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी मरुस्थलीय जिलों में हैं। ठीक है, अगला है सीफ। सीफ कैसे? नीचे की जो होती है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, नीचे से थोड़ी हवा ज्यादा आती है, तो पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो ये सीफ वाल का स्तूप बन जाता है। अगला है सब्र काफीज या फिर स्क्रब कापीस। ये क्या है? झाड़ियों के बीच में जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसे कहते हैं सब्र कापीस। खड़ीन पलाय ये आपको बता चुके हैं, और आप आराम से देख सकते हैं। अभी इतना समय है नहीं कि आपको पूरा ये चीज बताएं, आप पीडीएफ में ये चीज देख लीजिएगा। धरियन या धोरे, गतिशील बालू का स्तूप धरियन, और लहरदार बालू का स्तूप धोरे कहलाते हैं। गतिशील तो कौन से? गतिशील तो हैं धरियन, और लहरदार जो है वो कौन से हैं? धोरे। पीवना सांप की प्रजाति है, पीला सांप है, जैसलमेर में पाया जाता है। मरुस्थल मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। टर्सरी काल के अवशेष कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। अरावली पर्वतमाला, अगला हमारा भौतिक प्रदेश आ गया है अरावली पर्वतमाला।
जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अरावली एक प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली यूएसए की अल्पेशियन अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर, जिसकी खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये पर्वतमाला जाती है। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। लगभग 80% क्षेत्र इसका राजस्थान में विस्तृत है। ठीक है। राजस्थान में आबू से शुरू होती है, माउंट आबू सिरोही से, और खेतड़ी झुंझुनू तक ये विस्तृत है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1227 या फिर 1222 मीटर दोनों ही सही है। दिशा इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, जिसमें ये सभी आपको बता चुके हैं अभी, तो आप देख लीजिएगा आराम से। अरावली के अध्ययन की हम बात करें तो अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। उत्तरी अरावली जो कि झुंझुनू से और जयपुर तक इसका विस्तार है। मध्य अरावली की हम बात करें तो जयपुर से राजसमंद तक इसका विस्तार है। मध्य अरावली कहलाती है और इसकी सर्वोच्च चोटी है कौन सी? टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर, और दूसरे नंबर की है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 879 मीटर। दक्षिणी अरावली की हम बात करें राजसमंद से सिरोही, माउंट आबू सिरोही तक इसका विस्तार है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर। कर्नल जेम्स टॉड ने जिसे संतों का शिखर भी कहा है। अब ये आपको डिटेल बता चुके हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अरावली आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगला आएगा हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये एक बार हाँ चोटियां और देख लीजिए। 5 हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं? गुरु से दिल से जरा आस, तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, इन 5 को ही देख लीजिएगा। नीचे की आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी समय इतना कम है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं आराम से। सभी का समय खराब नहीं करेंगे बता के, ठीक है। तो 1722, 1597, 1442, 1431, 1380 मीटर जिनकी ऊंचाई है, और जिनमें से ऊपर की 3 जो है वो तीनों सिरोही में है। चौथे नंबर की उदयपुर में स्थित है, मतलब जरगा पहाड़ी, और 5वीं फिर से सिरोही में स्थित है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई सिरोही में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, और न्यूनतम ऊंचाई और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। हाईएस्ट पीक बाकी की ये रही जो आप पढ़ सकते हैं। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोले, ये इसकी ट्रिक है, आप देख लीजिएगा आराम से। अरावली के दर्रों की हम बात करें तो अरावली के दर्रे क्या कहलाते हैं? दर्रे कौन क्या होते हैं? जो ये पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ियों के बीच में, पर्वत पहाड़ियों के बीच में नीचा और तंग रास्ता जो होता है, जैसे रास्ता बना हुआ है, नीचा तंग रास्ता जो होता है, जो दो रास्तों को मिलाता है, दो स्थानों को जो मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा या नाल। अब ये देखिए आप कहाँ कहाँ हैं दर्रे और नाल। ढेवर नाल, कहाँ है? जयसमंद झील में है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है। केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। हाथी नाल उदयपुर में है। इसके अलावा सोमेश्वर राजसमंद में, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में, कमली या खमली घाट और गोरम घाट और पगल्या या चिरवा या जिलवा की घाट, ये सभी राजसमंद में है। देसुरी नाल, देसुरी और बर, देसुरी नाल और बरनाल पाली जिले में स्थित है। परवारिया और सुरानाल, ब्यावर अजमेर में स्थित है। अरावली में सर्वाधिक नाल कहाँ है? राजसमंद में। सोम, मानसी, वाकल नदियां फुलवारी की नाल से बहती हैं। कौन सी नाल से बहती हैं? फुलवारी की नाल से बहती हैं सोम, मानसी और वाकल नदियां। अब ये अरावली का महत्व ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसलिए इसको छोड़ दिया है।
ये आपको एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। जैसे आपको अगर कंफ्यूजन कोई होता हो तो जहाँ भाकर नाम आ जाएगा वो सिरोही में स्थित होगी पहाड़ी। पहाड़ी के नाम के साथ अगर भाकर आ जाएगा तो वो जालौर में स्थित होगी। पहाड़ी के नाम के साथ अगर मगरा या मगरी आ जाएगा तो उदयपुर में है। और पहाड़ी के नाम के साथ अगर डूंगरी आ जाएगा तो वो जयपुर में स्थित है। अरावली को प्राचीन सभ्यता आहड़, चंद्रावती और बैराठ एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं जैसे अजमेर, जयपुर, उदयपुर की मातृभूमि भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ अन्य प्रमुख पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है, जिसपे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग जिसपे बना हुआ है। इधर त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, जिस पर स्वर्णगिरी दुर्ग बना हुआ है, जैसलमेर का। ठीक है। इधर हम बात करें त्रिकुट पर्वत जो कि करौली में है, जिस पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा ये आपको अच्छे से पता ही है, ये आप पहाड़ियां जो हमारे अरावली पर्वतमाला की जो है ये आपको पता ही चुके हैं। ठीक है। ये देखिए, सोनादुर्ग, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, त्रिकुट पर्वत कैला देवी करौली, चिड़ियाटूग मेहरानगढ़ जोधपुर, छप्पन पहाड़ी बाड़मेर में है, सिवाना पहाड़ियां नाकोड़ा पहाड़ी, पीपलोद पहाड़ी राजसमंद, राजस्थान का छोटा माउंट आबू भी जिसे कहा जाता है। गोलाकार पहाड़ी भी बाड़मेर में ही स्थित है। विशेष आकृतिक पहाड़ियों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं एक बार। जिसमें गोलाकार पहाड़ी बाड़मेर में है, घोड़े की नाल जैसी आग पहाड़ी बारां में है, तस्तरी नुमा पहाड़ी या गिरवा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी बूंदी हिल्स कोटा झालावाड़, मुकुंदरा हिल्स का है, कोटा झालावाड़ में है। और सर्पिलाकार पहाड़ी या नाग पहाड़ अजमेर में है, जहां से लूनी नदी निकलती है। गिरवा पहाड़ी दक्षिणी अरावली में गिरवा पहाड़ी दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित पर्वतों की मेखला को गिरवा कहते हैं। और रोजा भाकर, देखो नाम के बाद भाकर आ गया, जालौर में आ गई। नाम के बाद भाकर जालौर में ही है। ठीक है। सुंडा पर्वत जालौर में है, जिसपे पहला रोपवे 2006 में निर्माण किया गया था। भालू संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? सुंडा पर्वत। जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर में सर्वोच्च चोटी डोरा है, डोरा पर्वत। ठीक है। और बाड़मेर में जालौर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट और बाड़मेर जालौर की पहाड़ियों में क्या ग्रेनाइट और रा, रायोलाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। लसाड़िया उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है। कौन सा? लसाड़िया का पठार। भाकर आपको बता दिया है, ये सब चीजें आपको बता दी है। मगरा मगरी कहीं भी आ जाए वो सब बता दिया है। तो इन चीजों को आप आराम से देख सकते हैं वीडियो में, पीडीएफ में। जरगा रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा स्थान है उसे क्या कहते हैं? देसरो या फिर देसरो। गोगुंदा हिल्स आयरबेड़च नदी का उद्गम होता है। ठीक है। और बीछामेड़ा सोम नदी का उद्गम होता है, उदयपुर में स्थित है बीछामेड़ा पहाड़ियों से। राजसमंद में कौन कौन सी है? बिजराल पहाड़ी, बिजखारी खारी नदी, बिजराल पहाड़ियों से बिजखारी खारी नदी का उद्गम। देवेर नदी से देवकोट, तो देवेर नदी से कोठर नदी का उद्गम। और खमनौर से खम्बन, तो खमनौर से बनास नदी का उद्गम है। नागपहाड़ से अजमेर, नागपहाड़ अजमेर में स्थित है, लूनी नदी का उद्गम होता है। मोती डूंगरी जयपुर में, डूंगरी जितनी भी आ जाएंगी कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। ये आपकी लगभग 25% क्लास हो गई। ये पूरी समय इसलिए लग रहा है, थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है इसमें अपलोडिंग में। ठीक है। बवाई पहाड़ी जयपुर में है और बबाई पहाड़ी झुंझुनू में। इन दोनों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बरवाड़ा हिल्स जयपुर में है। बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा से मत करते ना, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर। लेकिन बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। जस्ता व शीशे का भंडारण कहाँ होता है? चौथ का बरवाड़ा में। ठीक है। ये क्या है? सांवर झील है। सांवर झील में कौन कौन सी नदियां आती हैं? एक तो मेंथमेड़ा कहाँ से आती है? जयपुर से। ये एक बार यहाँ पहाड़ियां बताई गई, पहाड़ियां एक बार देख लेते हैं। बाणगंगा, बैराठ और सेवर पहाड़ी कहाँ है? सावी नदी के किनारे।
सॉरी, सेबर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सावी नदी। ठीक है, आगे हम देखेंगे मालखेत पहाड़ी सीकर में और खंडेला पहाड़ियां भी सीकर में स्थित हैं। हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है? हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में है, और हर्ष पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। हर्षनाथ तो कहाँ है? अलवर में, और हर्ष सीकर में। उदयनाथ पहाड़ी अलवर में, जहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। बहराज पहाड़ी अलवर में। आड़ावाला या फिर आरावाला पर्वत बूंदी में। और बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा में स्थित है। अगला हमारा आ गया भौतिक प्रदेश कौन सा? मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है। नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ व अवसादों से हुआ है, जिसका निर्माण काल प्लेस्टोसीन काल है। कौन सा है निर्माण काल? प्लेस्टोसीन काल। अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है पूर्वी मैदान को। कौन कौन से तीन भाग हैं? माही मैदान नीचे वाला, बनास एवं बाणगंगा का मैदान, और चंबल का मैदान। ये नदियों के नाम पे ही इसके नाम दिए गए हैं। अब माही मैदान कौन सा है आप सभी अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसकी डिटेल बताना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? 56 मैदान। माही बेसिन में 56 गांवों में विस्तृत मैदान को 56 का मैदान कहते हैं। विस्तार बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 100 द्वीपों का समूह स्थित है। मिट्टी कैसी है? लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जहां उत्पादन होता है मक्का और चावल का। मक्का की किस्म कौन सी है? माही कंचन और माही धवल। और जब चावल बनते हैं, पुलाव बनते हैं, क्या आती है? सुगंध। तो माही सुगंधा किसकी है? चावल की किस्म है। अगला है बनास और बाणगंगा मैदान, जो कि बनास मैदान अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। बनास को भी दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान। कौन कौन से जिले हैं वो आप देख सकते हैं डायग्राम में। दक्षिणी मैदान में मेवाड़ मैदान कहते हैं, और उत्तरी मैदान को करौली, मालपुरा करौली में स्थित है। ठीक है। अब दक्षिणी मैदान का विस्तार कहाँ है? राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में। और उत्तरी मैदान का विस्तार है अजमेर टोंक एटीएम, अजमेर टोंक माधोपुर एटीएम। अगली हम बात करेंगे बनास मैदान। बनास मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी इसमें पाई जाती है। बाणगंगा मैदान का विस्तार कहाँ है वो भी आप देख लीजिए एक बार। जयपुर, दौसा और भरतपुर में है, और मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। चंबल का मैदान अवनाली का आपादन अधिक निर्मित स्थलाकृति। उत्खाद यहाँ की भूमि और बीहड़ या डांग क्षेत्र भी इसको कहते हैं। विस्तार करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर में है। अभी थोड़ी देर पहले ये चीज आपको बता चुके हैं। दोस्तों अभी आपको स्पीड शायद सुपर फास्ट लग रही होगी, लेकिन सुपर फास्ट होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम है। ठीक है। मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, लोग खेती बाड़ी आराम से अच्छे से कर सकते हैं इसलिए। दिशा के अनुसार में मैदान एक बार देख लीजिए आप कैसे हैं। ये राजस्थान, राजस्थान में ऊपर से कहाँ से घग्गर नदी आती है, इधर ये सिंधु नदी है, ये यमुना नदी है, यहाँ से चंबल नदी हो जाती है और इधर से निकल जाती है, और ये माही नदी है, और इधर ये लूनी नदी है। ये आप देख लीजिए मैदान। अगला आ गया, अगला और अंतिम दक्षिणी पूर्वी पठार है हाड़ौती का पठार, जिसका निर्माण बैसाल्ट लावे के जमाव से हुआ है। निर्माण काल क्रिटेशियस काल है। काली रेगुर मिट्टी यहाँ पाई जाती है। अध्ययन के अनुसार दो मुख्य भागों में इसको बांटा गया है, लेकिन तीन मुख्य भागों में और इसको बांटा गया है। दो मुख्य भाग कौन से हैं? दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र। ये भी आप देख सकते हैं, ये अरावली पर्वतमाला है, और ये देखिए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जीवीएफ, महान सीमांत भ्रंश। विंध्यन कगार है, ये हाड़ौती है, और ये दक्कन लावा पठार है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ स्थित? लगभग चित्तौड़, बूंदी और सवाई माधोपुर में है जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब हम बात करेंगे दक्कन लावा पठार की। दक्कन लावा पठार का जो विस्तार है वो मालव प्रदेश और उपरमाल, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा से चित्तौड़। भीलवाड़ा स्थान कौन कौन से हैं? चित्तौड़ का तो है भैंसरोड़गढ़, और भीलवाड़ा का है बिजौलिया। भीलवाड़ा क्या है? बिजौलिया। विंध्यन कगार की हम बात करें, विंध्यन कगार का विस्तार है हाड़ौती में। डांग क्षेत्र है कौन कौन सा? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। चट्टाने कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं आराम से।
गौण भाग 3 है इसके। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र जो कि बारां में स्थित है, और डकगंगधर जो कि झालावाड़ में स्थित है। शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र घोड़े की नाल जैसी जिसकी आकृति है। मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में स्थित है, और बूंदी हिल्स बूंदी में स्थित है। हाड़ौती के गौण भाग हो गए, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख पठारों की हम बात करें, प्रमुख पठार कौन कौन से हैं ये देखिए। कांकरवाड़ी पठार या क्रांस का पठार दोनों अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। मेषा का पठार चित्तौड़ में है, मेषा और मानदेसरा दोनों ही। ठीक है। उड़िया का पठार सिरोही में है, आबू खंड पर्वत सिरोही में है, राजसमंद में भौराट का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, और भोमट का पठार डूंगरपुर में है। ये लोकेशन थोड़ी गलत हो गई लसाड़िया पठार की, ये है लसाड़िया का पठार। ठीक है। ये उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है सिरोही में स्थित है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और 1360 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आबू खंड पर्वत ज्यादा आपकी डिटेल की जरूरत आपको इसकी नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। मिट्टी की हम बात करेंगे। इसमें चार चीज हम देखेंगे। सबसे पहले देखें हम जो मिट्टी है, मिट्टी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। और सॉइल लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। क्या किससे बना है? सोलम से बना है। क्या? सॉइल। ठीक है। अब मृदा का अर्थ क्या है, ये चीज हम देखेंगे सबसे पहले। असंगठित चट्टानों की परत क्या कहलाती है? मृदा। जिसमें आधारभूत चट्टान होती है, नीचे नीचे का पार्ट होता है, फिर उसके ऊपर थोड़े से बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं, उसके ऊपर उपमृदा, और फिर उसके ऊपर आती है क्या? मृदा। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की परत को मिट्टी या मृदा कहते हैं। और पेडोलॉजी किसे कहते हैं? इसके अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी का संगठन जिसमें 25% जल होता है, 25% वायु होती है, 45% खनिज होते हैं, और 5% होते हैं जैविक तत्व। सर्वाधिक क्या होते हैं? खनिज होते हैं। मैक्सिमम योगदान खनिजों का इसमें होता है। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकारों में हम देखें तो मिट्टी को भारत में तो आईसीएआर ने बांटा है, और राजस्थान में बांटा है। राजस्थान राज्य कृषि विभाग ने 14 भागों में, और वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर यूएसडीए ने बांटा है कितने भागों में? 5 भागों में। आईसीआर ने जो बांटा है, जिसमें मुख्य प्रकार बताएं 8 और गौण प्रकार बताएं 27। ठीक है। अब सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म देख लें, आईसीआर क्या है और यूएसडीए क्या है। तो आईसीआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका ऑफिस है। यूएसडीए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। विश्व की मृदा को इन्होंने 12 भागों में बांटा था वैसे तो, और 1862 में इसकी स्थापना हुई थी यूएसडीए की। अब हमारा जो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है वो है, एक तो है जरूरी राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण, और एक है क्या? वैज्ञानिक वर्गीकरण। ये दोनों जरूरी है, ये दोनों हम देखेंगे अभी। ठीक है। तो कृषि विभाग के राज्य कृषि विभाग ने तो कितने राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में बांटा है, जिसमें मिट्टी के प्रकार और जिले इधर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं आराम से। साइरोजेम्स गंगानगर में, और रेवेरिना गंगानगर में। जिप्सीफेरस बीकानेर में। पर्वतीय पर्वतों में पाई जाएगी, उदयपुर और कोटा में। लाल चिकनी मिट्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। कैल्सी फेरस की हम बात करें, कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर बीकानेर में। नॉन कैल्सी ब्राउन नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर अलवर में। नवीन भूरी आप देख सकते हैं जिले आराम से। ठीक है। वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण की हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार पानी पी लेता हूं थोड़ा सा।
वैज्ञानिक वर्गीकरण की अब हम बात करेंगे, तो मिट्टियों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो किया था यूएसडीए ने। हाँ जी। एक मिनट। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण की, जो कि यूएसडीए के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक वर्गीकरण का मुख्य आधार मिट्टी के कणों का आकार था। मिट्टी के कणों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया था, जिसमें एरिडिसोल्स जो कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता था, अर्धशुष्क में एंटीसोल टाइप की मृदा थी, अल्फीसोल पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, और दक्षिणी भाग में इंसेप्टिसोल और दक्षिणी पूर्वी में वर्टिसोल मृदा पाई जाती थी। इनकी डिटेल आप देख सकते हैं आराम से आगे। ये आपको बता ही दिया है, तो इसको ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है वो सब बता दिया है। एंटीसोल कौन सी थी? अर्ध शुष्क वाली। ठीक है, अल्फीसोल कौन सी थी? हमारे पूर्वी राजस्थान वाली, पूर्वी मैदान वाली। और इंसेप्टिसोल कौन सी थी? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। वर्टिसोल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में। अब बात करेंगे हम राजस्थान मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण, जिसमें बलुई रेतीली मिट्टी है। आप नाम से आराम से जानते हैं, इसलिए मैं जरूरी नहीं समझ रहा इस चीज को बताना अभी, क्योंकि ये चीजें आप नाम से जानते हैं अच्छे से कि कौन सी कहाँ क्या है। मिट्टी के कण इसके सबसे मोटे होते हैं, इसलिए इस बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी बहुत ज्यादा पीती है। ये चीजें नॉर्मल बेसिक चीजें होती हैं। ये जलोढ़ मिट्टी है, जिसके उपनाम है डेल्टाई मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, खादरवाद, नई जलोढ़ मिट्टी तो खादर, नई खाद, और पुरानी बांगर। ये आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। काली मिट्टी के बारे में आप जानते हैं, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये बीच में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारों के कारण इसमें पानी भराव हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। निर्माण इसका बेसाल्ट लावा की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी मतलब हाड़ौती क्षेत्र में ये पाई जाती है। लाल चिकनी मिट्टी, जहां लाल नाम आ जाए वहां तो आप सीधा सीधा कर देना आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। और जहाँ काला नाम आ जाए वहां बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट चट्टान है। सीधा सा लफड़ा है इनका तो।